अनन्या कल काम दिया था, कर लिया याद? यस सर। क्या? स्टेट्स और उनकी कैपिटल। हाँ, तो अनन्या से क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन अवर इंडिया एट प्रेजेंट? 28 स्टेट्स एंड 9 अब यूटीज। 9 यूटीज में एक क्या है, कैपिटल यूटी है, बोले तो बताओ वेरी। कैपिटल। दिल्ली। दिल्ली। वैसे तो आपको सीएम नॉर्मली कम पूछा जाता है, इन सारी स्टेट्स के सीएम चीफ मिनिस्टर भी याद हो जाने चाहिए तो अच्छा रहेगा। नॉर्मली अभी तक आया नहीं है सीएम के बारे में। और भैया यूटी को कौन कंट्रोल करता है? सीएम। सीएम के ऊपर कौन होता है किसी भी यूटी में, कौन बताएगा? लेफ्टिनेंट। गवर्नर। गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ऐसे ही स्टेट के अंदर सीएम से ऊपर कौन होता है? अरे बोलो जल्दी से। जब भी सीएम को ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है, तो कौन दिलवाता है बच्चों? उस स्टेट का गवर्नर। बोलते जाओ, क्या बोलते हैं उसे? गवर्नर। अनन्या क्या रहा? सीएम से ऊपर कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर। मेरा क्वेश्चन है अनन्या से, गवर्नर का टेन्योर आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? और कोई नहीं बोलेगा जी। 5 years। ए बच्चे, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर का टेन्योर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी बात जब चली रही है तो डिस्कशन करते हैं। अरे पार्लियामेंट बोले तो पार्लियामेंट क्लासिफाइड इन 2 हाउसेस। अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। भाई किसी को याद ना हो, बचपन में करा था, भूल गया हो तो बता रहा हूँ, और नहीं तो रिवाइज कर लो। तो मैंने क्या बोला, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। इस पार्लियामेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, अपर हाउस, लोअर हाउस। याद रख लो, अपर हाउस बोले तो गड़बड़ मत कर देना, राज्यसभा। एंड लोअर हाउस बोले तो अनन्या, अनन्या लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। 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 तो मेरा क्वेश्चन है, लोकसभा में जितने भी एमपी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका टेन्योर आपके लिए मैं बता रहा हूँ 5 साल होता है। 5 साल होता है लोकसभा के सारे मेंबर्स का टेन्योर। और 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और फिर नए मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं, या पुराने वाला जीत जाए तो वो आ जाते हैं। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लेके जाता है, सबसे ज़्यादा वोट का मतलब समझ लो, जिस पार्टी को 273 प्लस, 273 प्लस, 272 से ज़्यादा होने चाहिए, तो उसको सरकार बनाने का न्योता मिलता है। किसकी तरफ से? प्रेसिडेंट की तरफ से। और वो पार्टी अपने नेताओं में से, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक को लीडर चुनती है, जिसे बनाया जाता है देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लोकसभा, टेन्योर 5 साल, प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल, और प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है तो टेन्योर 5 साल। मेरा क्वेश्चन है अपर हाउस। अनन्या, अपर हाउस को क्या बोलते हैं? लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है बच्चों ये। राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा में कोई भी मेंबर जाता है तो उसका टेन्योर बता दो, सिर्फ अनन्या। 7 years। ए बच्चे, अवंतिका आप बताओ। 5 years। 5 ईयर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। पल्लवी, आप ट्राई कर लो, चलो आप भी कुछ बोल दो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ तो बोलो। पल्लवी। 5 years। अच्छा, सुरभि बोलना चाह रही थी आंसर। सुरभि। भैया 3 years होता है ए शायद। बच्चे, ए बच्चे, अरे क्यों तुम, अरे बचपन में क्लास के एक एक बच्चे ने पढ़ रखा है, एक एक बच्चे ने पढ़ रखा है, तो सुन लो 4 years। है जी, कितना बोला शीनू, क्या बोला है? 4 years। ए बच्चे, अरे क्यों नुकसान कर रहे हो भैया? कोई सुन लेगा ना पॉलिटिशियन, कोई भी नॉलेजेबल, अरे देश में रहते हो, इतने बड़े हो गए हो, और यही नहीं पता हमारे देश का अपर हाउस राज्यसभा, और उसमें कोई भी मेंबर कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। दीपांशु, मैंने क्या बोला है, हाउ मेनी ईयर्स इन राज्यसभा? 6। 6 ईयर्स। 6 ईयर्स, याद कर लो। याद कर लो बच्चों, राज्यसभा का कोई भी मेंबर 6 साल 6 साल के लिए। मेरा क्वेश्चन फिर शुरू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा में कोई भी मेंबर 5 साल के लिए, कोई भी मेंबर 5 साल के लिए, तो बताओ राज्यसभा में मेंबर 6 साल के लिए। अब लोकसभा में जितने मेंबर जाते हैं थ्रू द इलेक्शन, अरे सबको मालूम है इलेक्शन होता है पूरी कंट्री के अंदर, और इलेक्शन में जो 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 जीतता है अपने अपने इलाकों से, वो जाके मेंबर। अच्छा, एमपी का इलेक्शन अलग होता है एमएलए का। अनन्या समझ में आती है एमएलए? एमएलए फुल फॉर्म, यस सर, फुल फॉर्म बताओ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए चुने जाते हैं उनमें
जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी के होते हैं उसमें से एक नेता क्या बनता है, उस स्टेट का सीएम। इतनी बात समझ में आती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं जिस पार्टी के, वो एक लीडर को चुनते हैं और उसे राज्यपाल, गवर्नर उस स्टेट का क्या ओथ दिलाता है, किसकी, अरे बोलते जाओ, सीएम की, चीफ मिनिस्टर की। और ऐसे ही लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों के साथ जो दल, जो पार्टी उभर के आती है, उसमें एक आदमी को नेता चुनना होता है। आजकल एनडीए की सरकार चल रही है। एनडीए क्या है, अलायंस है। इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और बीजेपी का नेता कौन है, बोलते जाओ जी। अनन्या, अरे कहा अनन्या, बीजेपी के नेता, अरे आवाज नहीं आ रही बच्चे। दीपांशु आप बोल दो बच्चे। नरेंद्र नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र नरेंद्र दास, मोदी। हाँ चलो शॉर्टकट में बोल दो, नरेंद्र मोदी। तो वो नेता चुने गए तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना रखा है, रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ बात चल रही थी कि राज्यसभा में कोई भी मेंबर 6 साल के लिए जाता है। आप मुझे बताओ, राज्यसभा में जो मेंबर जाता है, क्या उसका इलेक्शन होता है? पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इलेक्शन होता है? एमपी के तो इलेक्शन नो होते सर, हैं। है जी दीपांशु? नो सर, इलेक्शन नहीं होता। वो इंटरनल इलेक्शन होता है उनका, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। कौन बोलेगा राज्यसभा में मेंबर कैसे बनता है? अरे कल ही राज्यसभा में कुछ सीटें खाली हुई हैं और नए मेंबर्स राज्यसभा में गए हैं। कोई इलेक्शन नहीं हुआ पूरे देश के अंदर। अरे ये पार्टी डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? मतलब जब मूड करता है तो वर्कर की छुट्टी, और जब मूड करता है तो नया मेंबर राज्यसभा, ऐसा? पार्टी तो डिसाइड करती है, ठीक है। थोड़ा सा और बताओ। इंटरनल इलेक्शन। इंटरनल इलेक्शन तो हम नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। सारे मेंबर ऑफ उन्होंने ना, अच्छा थोड़ा सा और बता दूं, एमपी जो राज्यसभा है उसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल सीटें बता दो कितनी, पूरी क्लास। राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें? 564 के ए बच्चे, लोकसभा की बात कर रहे हो? हे भगवान, हे भगवान। अरे राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स। अरे जल्दी जल्दी बोलो, राज्यसभा में कितने मेंबर्स? 250। अब देखो बीच में ये लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है, ज्यादा डिटेल में नहीं चलाऊंगा, वापस आ रहा हूं अपने, बस ये थोड़ी सी बात पूरी कर दूं। 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, ये मैं पॉलिटी में लिखवाऊंगा। पॉलिटी बोले तो लीगल एप्टीट्यूड। तो 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सनैलिटीज। अरे समझ में आता है दीपांशु? यस सर। दोबारा सुनो, 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? रूलिंग पार्टी के कहने पर। रूलिंग पार्टी पहले से ही डिसाइडेड है। हिंदुस्तान में जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का कोई मेंबर, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में कोई मेंबर, रेखा या कोई भी और मेंबर, उसको वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो ऐसे अलग अलग फील्ड के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज में से कोई 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन याद रखना, प्रेसिडेंट डम्ब एंड डीफ होता है, गूंगा और बहरा होता है। कम मतलब समझ गए मैंने क्या कहा अनन्या? अकॉर्डिंग अनन्या, यस सर। डम एंड डीप का मतलब वो अपनी तरफ से फैसले नहीं लेता। वो रूलिंग पार्टी की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। तो वो कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। वो डिसाइड करता है कि कौन कौन से 12 लोग चुने जाने चाहिए, और वो जो भी नाम डिसाइड करते हैं वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है, बात खत्म। फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है, बस ऑर्डर प्रेसिडेंट के होते हैं, लेकिन पीछे से इनडायरेक्टली काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ। वो भी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिविजुअली फैसले नहीं ले सकता, वो अलग बात है। पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री कंट्रोल्ड और लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। तो बच्चों यहाँ पर मैं गवर्नर की बात कर रहा था, वापस आ रहा हूँ गवर्नर। अच्छा 6 साल के लिए मैंने बताया था इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे हैं। पूरे देश में जितने एमएलए और जितने एमपी होते हैं, रेशो फिक्स कर ली जाती है कि हर स्टेट में इतने एमएलए हैं, इतने एमपी हैं, तो इतने एमपी और एमएलए के बदले एक राज्यसभा का मेंबर जाएगा। अब उस पार्टी के लोगों के पास उनकी एमपी की सीटें कितनी है, एमएलए कितनी है, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये 15 मेंबर एक राज्यसभा का मेंबर भेज सकते हैं।
तो वो 15 मेंबर जिसको भी कहते हैं, बेसिकली वो 15 मेंबर भी डिसाइड नहीं करते, वो 15 मेंबर्स को कहा जाता है उस पार्टी के हेड के द्वारा कि भैया हम तो इसको राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे। मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उन्होंने फैसला कर लिया कि भैया इस आदमी को राज्यसभा का मेंबर बनाना है, तो वो उस स्टेट में उन लोगों को कह देते हैं, 15 लोगों को, 20 लोगों को, कि तुम अपना ये आदमी नॉमिनेट कर दो, और जिसको वो कहते हैं उसको वो नॉमिनेट कर देते हैं, और सीधा जाके ओथ बोले तो शपथ दिला दी जाती है राज्यसभा की, राज्यसभा के मेंबर की। और ये राज्यसभा 6 साल के लिए कोई मेंबर नॉमिनेट होता है। मेरा फिर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, अरे लोकसभा का टेन्योर 5 साल बाद पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और सारे मेंबर इलेक्शन के लिए पब्लिक के पास चले जाते हैं, लेकिन राज्यसभा आज तक कभी डिसॉल्व ही नहीं हुई। 70 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, लेकिन राज्यसभा में कोई भी मेंबर 6 साल के लिए जा रहा है। और मजे की बात क्या है, कभी भी राज्यसभा परमानेंट डिसॉल्व ही नहीं हुई है। अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी इंपॉर्टेंट बात है अनन्या, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अनन्या, दीपांशु, सर यही ना कि मेंबर्स आते जाते रहते हैं, पर पूरी पूरी क्या कहते हैं असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। हाँ ध्यान से सुन लो, हर 2 साल बाद, राज्यसभा का रूल है, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर की छुट्टी कर देते हैं और नए आ जाते हैं। तो कभी भी राज्यसभा परमानेंटली डिसॉल्व नहीं होती, हमेशा 2/3 मेंबर उसके एग्जिस्ट करते हैं पुराने वाले, 1/3 जाते हैं हर 2 साल बाद और नए आ जाते हैं, फिर 2 साल बाद 1/3 जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर 2 साल बाद 1/3 जाते हैं। अरे क्लियर हो गया दीपांशु? यस सर। लेकिन इसमें कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं जल्दी बताओ, संख्या याद रखनी है। 250 में से 250 में से सर 12 नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द होल कंट्री, और वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज को लिया जाता है अलग अलग फील्ड के। और बेसिकली इसका डिसीजन कौन करता है? रूलिंग पार्टी, कैबिनेट मिनिस्ट्री फैसला करती है, जो उन्हें ठीक लगता है उसको वो राज्यसभा में भेज देते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन राज्यसभा का मेंबर रह चुका है। वापस आ रहे हैं जी, तो मैं बात कर रहा था, मेरे अपने क्वेश्चन पर वापस आ रहा हूं। गवर्नर का टेन्योर पूछ रहा था पूरी क्लास। गवर्नर जो किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है। अनन्या बता रहे थे आप गवर्नर का टेन्योर। सर मैंने गलत बताया था। अब बता दो सही सर कैसे पता होगा? है। नहीं सर पता। हाँ दीपांशु, सर वो तो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट होता है, तो उसका टेन्योर, उसकी जॉब लाइफ होती है पूरी पूरी लाइफ होती है। वो। अरे नितिन डोगरा, नितिन बोल बच्चे। 6 है। नहीं 6। अरे बच्चे, गवर्नर का टेन्योर फिक्स होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे किसी स्टेट के गवर्नर को वापस बुलाकर वहां नया गवर्नर भेज सकता है। कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, वो तब तक गवर्नर रहेगा जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। मैं फिर बोल दूं, प्रेसिडेंट डम एंड डीफ होता है। तो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? अनन्या जल्दी बताओ। अरे अनन्या कौन कंट्रोल कर रहा है भैया? किसके कहने से? प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जब चाहे किसी स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट के थ्रू वापस बुला लेती है और नए को भेज देती है। अरे पिछला इलेक्शन जब दिल्ली में हुआ ना, तो यहाँ बीजेपी की तरफ से कौन, अरे जल्दी बताओ कौन, अरे किसको उतारा गया सीएम कैंडिडेट? जल्दी बताना है। किरण, अरे आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी। किरण बेदी। अरे सारे याद कर लो, फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर, अरे नाम बताओ जल्दी से। किरण बेदी। सारे देखो याद कर लो, हिंदुस्तान की पहली फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। इसको बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में दिल्ली में सीएम कैंडिडेट के नाम से उतारा, इलेक्शन हार गई। बीजेपी के साथ कुछ इंटरनल सेटलमेंट हुई होगी कि भैया अगर सीएम कैंडिडेट नहीं बने, अगर पार्टी नहीं आई सत्ता में, तो हम आपको राज्यपाल बना देंगे। और बाद में इलेक्शन हारने के बाद उसे राज्यपाल बना दिया, राज्यपाल बना के भेज दिया। अरे मालूम है किस जगह? पूरी क्लास। अनन्या, पौंडीचेरी। तो भैया यही मैं कह रहा हूं। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री फैसला करती है और उसके कहने पर प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के गवर्नर को बदल सकता है। कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, वो जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा गवर्नर रहेगा, और नहीं चाहेगा गवर्नर को वहां से हटा लिया जाएगा। और गवर्नर के नाम से बेसिकली रूलिंग पार्टियां अपने एक्सपीरियंस
एजेड पर्सनैलिटीज को रिवॉर्ड देती हैं, उन्हें गिफ्ट देती है कि भैया अब तुम बुजुर्ग हो गए, अब तुम एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके क्या करोगे, जाओ अपनी लाइफ को एंजॉय करो इन द नेम ऑफ गवर्नर। अरे समझ में आता है अनन्या, दीपांशु? Yes, sir. तो यस सर। आगे चलेंगे जी, फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करनी है बच्चों। तो मैं वो सुनना चाह रहा था थोड़ा सा, स्टेट और उसकी कैपिटल। तो मेरा क्वेश्चन चिराग गुप्ता से, तमिलनाडु की कैपिटल, जल्दी जल्दी। अरे बोलना है भैया, आसान सा पूछ रहा हूँ। तमिलनाडु तुम्हारे हिंदुस्तान। सर चेन्नई चेन्नई चेन्नई, बढ़िया, चेन्नई। आपको बताना है आंध्र प्रदेश, जिसका क्वेश्चन है। दीपांशु, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। तो अब तुम ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा सर बच्चे? सही चीजें याद रखिए। अनन्या आप बताओ, आंध्र प्रदेश की। खबरदार गूगल मत करो। Hyderabad. ए बच्चे तुम ये पुराने जमाने में कहाँ चले जाते हो? क्वेश्चन आज का है तो जवाब आज का देना है, बचपन की बात थोड़ी ना करोगे। अरे क्या मजाक करते हो बच्चों, हे भगवान। अरे कौन बताएगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल? अमरावती यस, क्या बढ़िया बात है। अरे गड़बड़ मत कर जाना, पुराने जमाने में आंध्र प्रदेश अलग था, अब आंध्र प्रदेश का एक टुकड़ा अलग कर दिया है, स्टेट बना दी है तेलंगाना। तेलंगाना जब से स्टेट बना है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश ने नई कैपिटल बना दी है अमरावती। अरे क्यों गड़बड़ करते हो बच्चों? पेपर वाला जानबूझ के पूछेगा और बच्चे बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग का काम करेंगे और वो हैदराबाद टिक कराएंगे। और मैंने कहा था पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया, ऑप्शन लिखी हुई आएगी, लिखी हुई आएगी, पढ़ रखा है तो बस ये टिक हो जाएगा, भैया ये पढ़ा था। ये थोड़ा सा जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। पल्लवी, राजस्थान की कैपिटल। जयपुर. जयपुर। आप बताओ राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? चीफ। नहीं पता. ए बच्चे, अशोक गहलोत। यस, क्या बात है, ये तैयारी है, ये तैयारी है, अशोक गहलोत। अब मैं दिल्ली के सीएम पूछ लूंगा, सबको मालूम होगा। तो आगे चलते हैं जी, वापस आते हैं। कल फिर पूछूंगा भैया, थोड़ा सा जितना पुराना कराया उसके साथ साथ अपनी नॉलेज को एनहांस करो। कल की क्लास में सीएम, राज्यपाल, अरे राज्यपाल समझ गए, गवर्नर अनन्या, Yes, sir. चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सारी स्टेट्स, उनके कैपिटल याद रखने हैं, याद रखने हैं, समझे, सुनने का काम। और जितना अब तक कराया है, कोई भी बात फुल फॉर्म पूछ लूंगा। आईडीबीआई की फुल फॉर्म अनन्या, आईडीबीआई अभी मैंने एब्रेविएशन लास्ट क्लास में कराई। अनन्या, आईडीबीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर बैंक का नाम बताओ। अवंतिका, नबार्ड। अवंतिका, नबार्ड की फुल फॉर्म बताओ, नबार्ड की फुल फॉर्म। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ए फॉर बच्चे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दीपिका से क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर बैंक नाबार्ड, फुल फॉर्म अभी बताई। एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओ दीपिका, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। गौरव, गौरव नागिया, अरे पार्टी 1982 19 क्या बोला है? ठीक 82 बोल, 82 बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन अब की बात। हाँ, अगला क्वेश्चन कुशाग्रा से। एलआईसी की फुल फॉर्म बताओ, बड़ा आसान सा है, एलआईसी, कुशाग्र। नितिन आप बोलो। हाँ बोलो, बोलो बच्चे बोलो। वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पुनीत आपको ही बोलना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर चाहिए मुझे, किस साल बनी है कंपनी भारत सरकार की? 1996। ए बच्चे 56, 1956 आपको बताना है इसका। अरे मैंने बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर इसके कंपनी के निशान मैंने बताया था, निशान कैसा होता है, दो हाथ उसके बीच में दिया और उसके नीचे कौन सा डायलॉग लिखा होता है? अरे कौन बताएगा? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अरे ऐसे ही घुसता। अरे एलआईसी की बहुत सारी स्कीम्स है, वो स्कीमों के नाम, स्कीमों की पंचलाइन है। हे भगवान, अरे वो स्कीमों की पंचलाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वो उसके बॉन्ड्स होते हैं, उसकी स्कीम होती है कि ये वाली स्कीम ले लो तो उसमें जीवन के साथ भी, जब तक जिंदा रहोगे तब भी फायदा और जब जाओगे तब भी फायदा। मैं एलआईसी की पूछ रहा हूँ, उसके नीचे जो लिखा होता है योगक्षेमम महाम्यम। आपको बताना है अमूल, अमूल प्रोडक्ट है, अमूल की कंपनी का नाम। मैंने 12th में पूरी क्लास को याद कराया था। गुजरात,
फेडरेटिव, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। इस कंपनी की पंचलाइन बताओ, याद करिए बचपन में। Taste of India. टेस्ट ऑफ इंडिया। तो पंच लाइन्स याद करनी है आपको, कंपनियों के नाम, कंपनियों के सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर्स। वो कंपनियां जो एडवर्टाइजमेंट देती है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से सौदा करती है, तो उनके नाम क्या हैं, किस कंपनी ने किसको एडवर्टाइजमेंट का ठेका दे रखा है, तो उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा आगे चलाते हैं जी। सबसे पहले फिजिकल, इसमें बच्चों मिक्सचर है, साइंस भी है इसमें, तो खाली ज्योग्राफी नहीं बोल रहे, मिक्सचर ऑफ ज्योग्राफी एंड साइंस। तो अर्थ का खेल शुरू कर रहे हैं। सामने मैंने अर्थ बना दी है, अर्थ की एज। बच्चों डाटा सामने इसलिए लिखा है कि खाली बोलने मात्र से आपको याद नहीं रहेगा, तो सामने भी लिखा हुआ है, बार बार रिवीजन कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा खेल अर्थ का, ध्यान से सुनना। एज 4.6 बिलियन ईयर्स। अर्थ की लाइफ कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। अर्थ का रेडियस कितना है? 6357 किलोमीटर। भैया जो चार ऑप्शन आएगी उसमें से नियरेस्ट को सेलेक्ट करना है। जो मैंने लिखा है ये अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो 6300 किलोमीटर याद रहे सफिशिएंट है, तो नियरेस्ट आंसर है ये। यहाँ पर बात करते हैं, अरे मैंने अर्थ के ऊपर बताया था कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। अनन्या कॉन्टिनेंट की संख्या बताओ। 7. कॉन्टिनेंट सबने याद कर लिया 7। आप बताओ उसमें ओशियन कितने हैं हमारे अर्थ के ऊपर? 5 ओशियन, 7 कॉन्टिनेंट्स। तो अर्थ में आगे बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ लैंड एंड ओशियन। तो रेशियो ऑफ लैंड एंड ओशियन कितना है? 30% लैंड एंड 70% हमारे पास पानी है। और जो अर्थ की पोजीशन है वही हमारे ह्यूमन बॉडी की पोजीशन है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 70% वाटर है, लिक्विड है। तो रेशियो ऑफ लैंड एंड ओशियन कितना है? 3:7। वो खाली बोलेगा अर्थ की लैंड अंदाजा कितनी, तो आप बता पाओगे कितनी? 30%, और ओशियन कितना? 70%। बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद कर लो बच्चों, साइंस का टॉपिक चल रहा है। 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अनन्या रिपीट करना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? सुनूंगा मैं। 9.81 meter per second square. एस्केप वेलोसिटी के बारे में एक बार सुन लो, मैंने कल इसके चर्चा करी थी, सुनूंगा एक बार दोबारा। इसरो की फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी। नितिन आप बताओ इसरो की फुल फॉर्म। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हिंदुस्तान में सैटेलाइट लॉन्च करता है। हिंदुस्तान में सैटेलाइट कहां से भेजे जाते हैं? जल्दी जल्दी नाम बताओ। सिर्फ नितिन बोल रहा है, सिर्फ नितिन, बाकी सब रिवाइज। जगह का नाम जहां से इसरो सैटेलाइट भेजता है। श्रीनागरकोटा। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। बस श्रीहरिकोटा। आइडिया रहेगा, नाम वहां लिखा होगा तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। नाम तो लिखा हुआ ही आएगा, टिक करना है। और अगर वो कहे स्टेट का नाम, तो कौन सी स्टेट में ये जगह? अरे स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से जो हम सैटेलाइट के लिए लॉन्च व्हीकल छोड़ते हैं वो 3 प्रकार के बताए थे। नितिन आपको ही बोलना है, ASLV, PSLV और GSLV की फुल फॉर्म जरा जल्दी जल्दी। नितिन बाबा अरे बच्चे देखो ये काम नहीं चलेगा बच्चों। सिर्फ 3 आवर की क्लास से बात नहीं बनेगी, चीज़ों को मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, पक्का करना है। BCC ऐप आपके पास, उसमें सारे एपिसोड डेली अपलोड हो रहे हैं, आप जब चाहो रिवाइज कर सकते हो। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आपका टॉपिक आपकी पॉकेट के अंदर है। तो सिर्फ सुनने का काम है, नंबर लाने का काम है। तो भैया क्यों अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ASLV, अरे जल्दी जल्दी अवंतिका। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि जब ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है तो खासियत क्या है श्रीहरिकोटा की? वहाँ ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, यानी वहाँ से कोई भी एस्केप वेलोसिटी समझा रहा हूँ, वहाँ से कोई भी चीज़ 11.2, अरे लिखा हुआ है ये यहाँ पर, मैंने कल भी बोला था अगर ध्यान से ना सुना हो तो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज़्यादा तेज कोई भी चीज़ ऊपर फेंक दो तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी और स्पेस में चली जाएगी। बात समझ में आती है? दीपांशु, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इससे ज़्यादा रफ्तार से ऐसी जगहों से कोई भी चीज़ फेंक दी जाए ऊपर तो वो स्पेस में चली जाएगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, हमारे ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी। वापस चलते हैं जी। एस्केप वेलोसिटी अनन्या याद हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। Yes, sir. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों और याद करने का काम करो। टॉपिक जैसे जैसे बढ़ेंगे कभी आगे दौड़ पीछे छोड़ चले। बच्चों अर्थ, अरे सबको मालूम है अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और अर्थ सन के चारों ओर भी घूम रहा है। अरे दीपांशु बोलो अर्थ
तो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और सन के चारों ओर भी। अपने एक्सिस पे घूमे इसे रोटेशन बोलते हैं, सन के चारों ओर घूमे इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? तो रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। हमारा जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। इससे क्या बनता है? साल। इसे क्या बनता है? सोलर ईयर। क्या बनता है बच्चों? अनन्या, सोलर ईयर बोल रहा हूं। 365 दिन लगते हैं। 365 डेज में हमारा अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। 365 कहना सही नहीं है, अप्रोक्सीमेट 365 बोले तो ठीक है। एक्चुअली में 365, अरे समझ गया, अप्रोक्सीमेट 365 डेज लगते हैं। एक्चुअली में 365.1/4 दिन में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो 4 साल में इस एडजस्टमेंट को पूरा किया जाता है लीप ईयर बना के। अरे याद आ रहा है? लीप ईयर 28 दिन की जगह फरवरी का महीना 29 का कर देते हैं और साल 366 दिन का कर देते हैं। अनन्या, याद आ रहा है? Yes, sir. तो बेसिकली 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं करीब करीब एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है। तो मैंने यहाँ लिखवाया है, जब सन के चारों ओर घूमता है तो 1 सेकंड में अर्थ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अरे ये क्लियर हो गया? 1 सेकंड में हमारी अर्थ 30 किलोमीटर आगे चली जाती है, सन के चारों ओर मूव कर रही है। अरे क्लियर हो गया? यस सर। अनन्या, क्लियर हो गया? ऑर्बिट राउंड द सन एट द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड की बात कर रहा हूं। 1 सेकंड में अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है 30 किलोमीटर आगे, फिर एक और सेकंड में 30 किलोमीटर। इस रफ्तार से भाग रही है सन के चारों ओर। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. मेरा यहाँ एक क्वेश्चन अभी पढ़ते देखो, जो सामने डाटा चल रहा है इसके साथ साथ बड़े सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड है, डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, हमारी जो अर्थ है ये एक प्लेनेट है, ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। 4 ऑप्शन मैंने बोले हैं। समय स्टार्ट, 10 सेकेंड, समय समाप्त। अरे अनन्या को क्वेश्चन समझ में आया? अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। Yes, sir. अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो आपको बताना है ये कैसे घूम रही है। ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। कौन बोलेगा? ईस्ट से वेस्ट। East to west. हे भगवान! अरे कभी तुम रेलगाड़ी में, कार में कहीं बैठे हो कभी तुम जिंदगी में? अनन्या से पूछ रहा हूं। अरे रुक जाओ दीपांशु। अरे अनन्या, कभी कार में लंबी लॉन्ग ड्राइव पर गए हो? लॉन्ग ड्राइव पर खाली दिल्ली की बात Yes, sir. रेल में भी बैठे हो? तो रेल में बैठे हो, रेल तुम्हें रुकी हुई लगती है और सामने वाले पेड़ पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। रेल आगे जा रही है लेकिन तुम्हें नहीं लगता रेल आगे जा रही है, तुम्हें लग रहा है पेड़ पीछे भाग रहे हैं। अरे सही बताओ, ऐसा होता है नहीं होता है अनन्या? Yes, sir. तो हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, अर्थ भाग रही है अपनी एक्सिस पर, और हमें लग रहा है कि सूरज घूम रहा है। अरे सूरज का मतलब सूरज चाचा घूम रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो सूरज चाचा नहीं घूम रहा, सूरज चाचा तो कांस्टेंट है। एक्चुअली में हम भाग रहे हैं और हम जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उसकी रिवर्स डायरेक्शन में हमें सन भागता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं सन उगा पूरब से और पश्चिम में छुपा। एक्चुअली में गलत है, सन अपनी जगह पर है, हमारी अर्थ भाग रही है रिवर्स डायरेक्शन में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आता है आसिफ को? यस भैया। तो भैया याद कर लो, क्यों नंबर कटवाने का काम कर रहे हो, तुक्के नहीं चलाने। तो हमारा प्लेनेट यानी हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू, अरे बोलो, ईस्ट। फिजिकल ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ एक और क्वेश्चन सामने चल रहा है तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है तुम्हारे एग्जाम का, हाईली रिपीटेड बाय योर एग्जामिनर। सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अरे सनलाइट अर्थ तक पहुंच रही है, कितना समय लगता है? अरे जल्दी बताओ। अनन्या, पूरी क्लास, अवंतिका, सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 से 4 सेकंड के बीच में कुछ टाइम होता है। ए बच्चे, सर 8 मिनट। ये बढ़िया। अरे गूगल माता की तो जैनी हुई है ना? नो अरे वाह, चिराग गुप्ता के लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ वही मैं। 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट याद कर लो। एक्चुअली में अप्रोक्सीमेट टाइम है 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, पर पेपर में इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। पेपर वाला ये गारंटी है वो 8 मिनट भी लिखेगा, 8 सेकंड भी लिखेगा। सेकंड मत टिक कराना, अच्छे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, उन्हें 8 तो याद रह जाता है, मिनट और सेकंड में कंफ्यूजन हो जाती है। तो भैया सनलाइट को
सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। अच्छा, सनलाइट का डिवीजन, ये विबग्योर जैसी बातें याद है? ये सब साइंस का पार्ट है, फिजिकल साइंस। विबग्योर याद है? सनलाइट, अरे बोलो बच्चों, आसिफ, अनन्या। हाँ भैया। यस सर। सनलाइट में 1/3 एरिया होता है जो विजिबल होता है, जिसमें कलर्स होते हैं, और इन कलर्स को विबग्योर बोला जाता है। और 2/3 एरिया क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। जो हीटिंग इफेक्ट है वो अल्ट्रा वायलेट रेज में होता है। अरे जो गर्मी लगती है आपको, वो किसकी वजह से लगती है? अल्ट्रा वायलेट की वजह से। और जो विजिबिलिटी है वो किस में होती है? विबग्योर में। 1/3 पार्ट ऑफ द सनलाइट, सन रे। अरे समझ में आता है? आसिफ, अनन्या, हाँ भैया। Yes, आगे sir. चलेंगे। ये विबग्योर को भी बताएंगे। अरे वी बोले तो वायलेट। वायलेट। तो ये डिस्कशन करेंगे कौन कौन से कलर। सर हाँ, तो 3 टाइप की लाइट होती है, उसमें से जो क्या कहते हैं जिससे गर्मी होती है वो तो दूसरी होती है, अल्ट्रा वायलेट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, 3 तरह की होती है। कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? सारी तो आ रही है। ओजोन लेयर ब्रेक हो चुकी है, आती तो है। हीटिंग इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट दूसरी लाइट की वजह से होता है, उसका नाम कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो चेक करके एक बार कल फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी? ओके सर। हाँ, ये चलेगा आगे। ये सब मैंने लिखवाना है, आपको याद कराना है। आगे चलते हैं। ऑर्बिट, ये मैंने बता दिया है। 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी अर्थ सन के चारों ओर भाग रही है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, भैया क्या बढ़िया बात है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ माउंट एवरेस्ट। यहाँ बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों। हमारी अर्थ में सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाइट याद कर लो, 8848 मीटर। बच्चों ये अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत मीटर कम ज़्यादा हो सकते हैं, और हो सकता है कहीं फिट में लिखा हो। तो 8848 मीटर हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पर बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जिन्हें बोला जाता है ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन। अरे माउंटेन की भी एज है। सबसे पुराने वाले पूछ रहा हूं और सबसे नए वाले जो सबसे बाद में बने, और इनकी हाइट चेंज हो रही है। मेरा क्वेश्चन फिर दीपांशु से है, बात समझ में आ रही है? इनकी हाइट कम ज़्यादा होती जा रही है। जो यंगेस्ट है उनकी हाइट बढ़ रही है, जो ओल्डेस्ट है उनकी हाइट धीरे धीरे, बूढ़े हो रहे हैं ना, घट रही है। अरे बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा दीपांशु? यस सर। तो पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स याद कर लो, एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन। क्या बोला है मैंने? अनन्या रिपीट करें। ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन क्या बोला है? Andes fold of mountain. मेरा क्वेश्चन है, ये एंडीज पर्वतमालाएं कहां पर हैं? कौन से कॉन्टिनेंट में है? अरे जल्दी जल्दी बोलो। अरे सबने नक्शा देखा होगा वर्ल्ड का, नॉर्थ अमेरिका मालूम है? नॉर्थ अमेरिका, अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. नॉर्थ अमेरिका में ऊपर से नीचे तक मैंने मैप बनाया सामने, ऊपर से नीचे तक ये जो ग्रीन कलर मैंने दिखाया है, ये सारा का सारा इंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन्स है। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका कहां पर है? अरे ये नॉर्थ नहीं, ये ठीक कर रहा हूँ, ये साउथ अमेरिका बनाया मैंने। नॉर्थ अमेरिका से नीचे साउथ अमेरिका में ऊपर से नीचे तक एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन। क्या है ये? ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन। अरे याद हो गया अनन्या? साउथ अमेरिका के अंदर है एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन। ये क्या है? इस दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन। अनन्या याद हो गया? Yes, sir. यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन क्या है? हिमालयास। यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन क्या है? हिमालयास। दीपांशु याद हो गया? यंगेस्ट फोल्ड हिमालयास, ओल्डेस्ट एंडीज। हिमालयास कहां पर है? अरे हिमालयास कहां पर है? कॉन्टिनेंट का नाम बता दो मुझे। एशिया। खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे यहाँ पर हम। इंडिया, चाइना, दुनिया भर की कंट्रियां हैं और उन सबके बीच में है हिमालयास, एशिया में। तो आगे चलेंगे। क्या याद रहा? यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन हिमालय, ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन एंडीज। और हिमालय में ऐसा पहाड़ जिसकी चोटी पूरी दुनिया में सबसे ऊंची है, क्या है? माउंट एवरेस्ट। याद कर लो, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द होल वर्ल्ड, हाइट 8848। अब मैं पूछ लूं ये माउंट एवरेस्ट कौन सी पहाड़ियों पर है, तो क्वेश्चन हिमालय। अरे आंसर क्या रहेगा? हिमालय। वो पूछ ले कौन सी कंट्री में आता है। अरे क्वेश्चन याद करते जाओ। हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। हाइट नॉर्मली आती नहीं है क्वेश्चन में, आ जाए तो 8848 मीटर हाइट याद करा दी है, हाईएस्ट पीक का नाम याद करा दिया है। अब ये बताओ, कॉन्टिनेंट याद करा दिया एशिया में ये, अब बताओ ये कौन सी कंट्री में? पूरी क्लास। नेपाल। यस,
माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अब जब ये बात चली रही है तो हाथ की हाथ ये भी बता दो, सेकंड हाईएस्ट पीक पूरी दुनिया में कौन सी है? सेकंड पूरी दुनिया की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में, कॉन्टिनेंट एशिया। सेकंड हाईएस्ट पीक को बोलते हैं K2। अनन्या मैंने क्या नाम दिया है? K2. K2 का एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। जिस अंग्रेज ने इसकी आइडेंटिफिकेशन करी थी, उस आदमी का नाम के, उसी आदमी के नाम से उस पहाड़ का नाम हो गया गॉडविन ऑस्टिन या K2, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड। ये कहां पर है? हिमालय में। हिमालय में। आप मुझे बता दो कौन सी कंट्री में? पूरी क्लास क्वेश्चन याद करते जाओ जी, जल्दी जल्दी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। अरे सबको याद हो गया? POK। अरे बोलो बच्चों। यस सर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। क्या? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्या है ये? सेकंड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड। लेकिन ये POK इंडिया में नहीं है। इस पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। वो पूछेगा थर्ड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड। ध्यान से सुनना, ये थर्ड हाईएस्ट पीक इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इंडिया में सबसे ऊंची चोटी यही है और पूरी दुनिया में थर्ड हाईएस्ट पीक है। नाम बताओ पूरी क्लास। Kanchenjunga. यस, फिर याद कर लो, वो पूछ ले इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा। थर्ड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड कंचनजुंगा। कहां पर है? हिमालयाज में। मुझे बता दो स्टेट, स्टेट का नाम बता दो। कंट्री की बात पूछ लेता हूं, इंडिया। कंट्री आपने बताई दिया अभी, इंडिया। इंडिया में कौन सी स्टेट में? पूरी क्लास जल्दी। सिक्किम। सिक्किम। और जब क्वेश्चन यहाँ सिक्किम का चल रहा है तो पूरी क्लास से मैंने कैपिटल याद करने के लिए कहा था। सिक्किम की कैपिटल भी बताओ। Gangtok. क्या बढ़िया बात है, गैंगटॉक। अनन्या घूम के आए हो क्या गैंगटॉक? नहीं सर. अच्छा, लेकिन याद है, बहुत बढ़िया। तो याद कर लो, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। यहीं पर है हिंदुस्तान की हाईएस्ट पीक। नाम क्या है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा। वापस आते हैं जी। तो हाईएस्ट पॉइंट को लेकर मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। अरे माउंट एवरेस्ट पर हिंदुस्तान की पहली महिला जो गई थी उसका भी नाम बता दो। बेचेंद्री। अरे कोई तो बता दो। पाल. हाँ, बेचेंद्री पाल। वापस आ जाते हैं। वो मैं फर्स्ट इन इंडिया में लिखवाऊंगा, सारे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा वो सारे कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड। फिलहाल हाईएस्ट पॉइंट को लेके मैंने बताया। अगली बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, अरे पूरी दुनिया में कितने ओशियन है अभी बताए थे अनन्या? बोलो जरा जल्दी जल्दी। ओशियन कितने हैं? 5. 5 ओशियन है बच्चों। अब 5 ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ये मैंने बताया था। और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? अरे कल ही चर्चा हुई थी। आर्कटिक. आर्कटिक सर, आर्कटिक ओशियन। बच्चों पैसिफिक ओशियन में एक जगह ऐसी है जहां बहुत ज्यादा गहरा है समुद्र, बहुत ज्यादा गहरा। मैं आगे ओशियनोग्राफी कराऊंगा आपको, जहां पर मैं बताऊंगा ट्रेंचेस क्या होते हैं, सेल्फ क्या होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बचपन में पढ़ी थी, लेकिन तब आप रट्टा मारते थे। तो ट्रेंचेस यानी वो महासागर का जो बहुत गहरा इलाका है, जहां बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाती है, उसे बोलते हैं ट्रेंचेस। तो हमारे ओशियन में बहुत गहरे गहरे ट्रेंचेस होते हैं। तो सबसे गहरा ट्रेंच जिसे बोलते हैं डीपेस्ट और लोएस्ट पॉइंट इन द होल वर्ल्ड, उस ट्रेंच का नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच ये कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में। यहाँ गहराई कितनी है समुद्र की? करीब करीब 11,776 मीटर। यानी अच्छा, ये बात जो चल रही है ना हाइट नापने की, ये हाइट किससे नापी जाती है? अरे पहाड़ों की हाइट। हम कहते हैं पहाड़ों में इतने ऊपर आ गए, इतने मीटर ऊपर आ गए, समुद्र में हम इतने नीचे चले गए। तो हाइट नापी जाती है सी लेवल से। अनन्या बात समझ में आ रही है? समुद्र से अगर sir. पहाड़ी की नापाई हम कर रहे हैं 8,848, तो ये क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट की पीक आ गई। सी लेवल से हमने मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ नापी है, तो वो 11,776। अलग अलग बुक में ये वेरिएशन हो सकता है, करीब करीब 11,700 मीटर याद कर सकते हो। तो ये क्या है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। नाम याद कर लो, मैरियाना ट्रेंच। ओशियन याद कर लो, पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन, फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, पैसिफिक ओशियन। सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। बात करते हैं अर्थ में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। सामने मैंने सर। हाँ बोलो। सर जो जो होती है क्या कहते हैं, पनडुब्बी जो होती है,
हाँ वो सर कितने नीचे तक जा सकती है इसमें? ये तो कैपेसिटी है ना पनडुब्बी की बनाने वाले लोग जब हाँ पनडुब्बी सर, वो बनाते हैं। हाईएस्ट जो बनी है वो। नहीं, अब ये तो चेक करना पड़ेगा कि भैया जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के पास है या अमेरिका के पास है, चाइना के पास है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत सारी बातें डिफेंस की ऐसी है जो कुछ कंट्रियों के पास हैं और जो दूसरी कंट्रियों से वो शेयर ही नहीं करती। और उन्होंने ऐसे, आपको क्या लग रहा है जो इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, ये क्या अचानक अर्थ पे क्रिएट हो गया है? ये भैया थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, ये थर्ड वर्ल्ड वार हो और आने वाले टाइम पे सबको अनाउंस हो कि किसी कंट्री ने जानबूझ के पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए और अपने अपोनेंट को बर्बाद करने के लिए इस तरह के वायरस बनाए। अरे बना रखे हैं, हर कंट्री ने बनाए, और उसको जब जब जहां प्लांट करना होता है, अब आप देख रहे हो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, वहां तो ट्रेजेडी नहीं हो रही, वहां तो ट्रेजेडी नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही भैया? और जब चाहे हिंदुस्तान में फर्स्ट फेज आता है, फिर पता चलता है दूसरे फेज में ज्यादा 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 बड़े तरीके से तबाही आ गई और लोग मर गए, और यहाँ की जहाँ भी कब्रिस्तान है, जहाँ पर भी शमशान गाह है, वो सब छोटे पड़ गए, लोग कतारों में खड़े हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे गया। और अब कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, फिर चौथी लहर आने वाली है, यानी ये नए नए वेरिएंट प्लांट किए जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, और हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार ही चल रही हो। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये भी डिफेंस, तो डिफेंस में कितना कितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इस बात को तो वो कंट्रियां बताती नहीं है। तो भैया जो टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी डिफेंस की चलती है ना, वो किसकी चलती है? चाइना, जिसको वो अनाउंस ही नहीं करते। इजराइल 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 बहुत आगे है डिफेंस के मामले में। तुम्हें मालूम है इजराइल ने पीछे अटैक कर दिया अपने पड़ोसी मुल्क पर? अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ। Yes, sir. Palestine. हाँ, पैलेस्टीन के ऊपर अटैक कर दिया, और मजे की बात, इतना नुकसान पैलेस्टीन का कर दिया, ना पैलेस्टीन आवाज उठा सका, ना यूएनओ कुछ कह सका, ना चाइना ने कुछ कहा, ना यूएसए ने कुछ कहा। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी डिफेंस में इतनी एडवांस है, इतनी एडवांस है, उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता, वो किसी से भी लड़ लेगा। अरे दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। मोस्ट पावरफुल। तो पनडुब्बी, अगर हम बात करें, अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो उसमें जो डाटा मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि गूगल में वही दिखाया जाता है जो कंट्रियां शो करना चाहती हैं। इवन इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी पुरानी है, वो उसको अनाउंस करेगा पब्लिकली, और गूगल माता पे दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें इंडिया के पास ऐसी है जिसे इंडिया पब्लिसाइज ही नहीं करता डिफेंस में, ताकि मुल्कों को, पड़ोसी मुल्कों को पता न चल जाए। समझ में आता है मैंने क्या कहा? और ये समय समय पर टेक्नोलॉजी और एडवांस होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हर कंट्री कर रही है। और इंडिया ने जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, अपने डिफेंस का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वापस आते हैं जी हिंदुस्तान। अच्छा, डिपार्टमेंट की बात डीआरडीओ बोलते हैं बच्चों, जो डिफेंस का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी, डीआरडीओ। डीआरडीओ। आगे चलेंगे जी, लैटिट्यूड पर आ रहा हूं मैं, लैटिट्यूड पर आ रहा हूं। लैटिट्यूड्स आर्टिफिशियल लाइनें, ऐसी कोई अर्थ पर लाइन खिंची नहीं हुई है बच्चों। ये लाइनें हम बनाकर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? इन लाइनों से हमारी पूरी अर्थ में लाइफस्टाइल, वेजिटेशन, किस तरह के पेड़ पौधे रहेंगे, किस तरह के मौसम, अरे मौसम समझते हो, क्लाइमेट, सीजन कैसा होगा, उसको डिटरमाइन करती है ये आर्टिफिशियल लाइनें, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स के नाम से पढ़ रहे हैं। इससे क्या पता चलेगा? क्लाइमेट, सीजन, विंड डायरेक्शन। दीपांशु, समझ में आता है? विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन के चेंज होने से सीजन बदलते हैं, सीजन बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, तूफान। बात समझ में आ रही है बच्चे? दीपांशु, इवन हमारे खेत में हम एज ए फार्मर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हवा का रुख बदल जाए, प्रोडक्शन की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बात बोली है? हवा के रुख के बदलने से, सन की लाइट में, अरे सन में गर्मी होती है, गर्मी के कम ज्यादा होने से, मून की पोजीशन के बदलने से, अरे मून छोटा बड़ा हो रहा है, हमारी वेजिटेशन इन्फ्लुएंस होती है। तो लैटिट्यूड का मैंने आइडिया दिया है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने यहाँ सामने लाइनें खींची हुई हैं। ये 0 डिग्री सबको मालूम है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे इंग्लिश में इक्वेटर, हिंदी में कोई बता सकता है? विषुवतीय रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर। इंग्लिश जल्दी आसान लगेगी, बचपन में पढ़ा हुआ है। तो ये 0 डिग्री, ऐसी कोई फिजिकल लाइन अर्थ पर है नहीं।
ये इमेजिनरी लाइन है जिससे हम उस पोजीशन को देखकर कि वो कंट्री कहाँ पर है, हमें उसका वेजिटेशन, उसका लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों का गर्मी सर्दी, विंड डायरेक्शन, इस सब का आइडिया लगता है, जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं लैटिट्यूड्स के नाम से। तो लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री बना दिया है, मैप में देख ले। ऊपर की तरफ चलें तो नॉर्थ है, नीचे की तरफ चलें तो साउथ है। अरे अनन्या समझ में आ रही है? ये इधर वाली डायरेक्शन ईस्ट है, इधर वाली डायरेक्शन वेस्ट है। बच्चे नजर आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। Yes, sir. तो हम बात कर रहे हैं ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। हम पैरेलल लाइनें खींच रहे हैं यहाँ पर। 0 डिग्री वाले को इक्वेटर बोलते हैं। अगर 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, कौन बोलेगा? अरे जल्दी बोलो। Cancer. ट्रॉपिक Tropic ऑफ of Cancer. कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है बच्चों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ एंगुलर डिस्टेंस है, 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर देखो 66.5 डिग्री साउथ, क्या है बच्चों? ये आर्कटिक सर्कल। नीचे आओ 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? एंटार्कटिक सर्कल। और ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ पोल। याद हो गया दीपांशु? याद हो गया? मैं पूछूंगा अगली क्लास में। यस सर। तो मैंने क्या बताया? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सेंटर वाली लाइन को इक्वेटर बोला है 0 डिग्री। याद कर लो डिग्री के साथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ क्या है? ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर। और देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए देखो मैंने इंडिया का नक्शा बनाया छोटा सा। अरे नजर आ रहा है अनन्या इंडिया का नक्शा? Yes, sir. तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास ऑन हो रही है। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास ऑन हो रही है, कर्क रेखा से पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली बात देखो, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री साउथ, जल्दी जल्दी बोलो, आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ क्या है? एंटार्कटिक सर्कल। ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल, और नीचे क्या है? साउथ पोल। अरे याद हो गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पर जो लिखा है पहले उसको भी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। एंगुलर डिस्टेंस है, इक्वेटर से नापा जाता है। मैंने लाइनें याद कराने की कोशिश करी है। ये इमेजिनरी लाइन है, अर्थ पर ऐसी कोई फिजिकल लाइन नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 1 डिग्री, हम 1 डिग्री बदल लें, 0 से 1 डिग्री। 1 डिग्री, चाहे नॉर्थ जाओ, चाहे साउथ जाओ, चाहे ईस्ट जाओ, चाहे वेस्ट जाओ, 1 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस बदल जाए तो 111 किलोमीटर होता है। अर्थ में ये कॉमन है। 1 डिग्री आप 0 डिग्री से कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, 25 डिग्री से 26 डिग्री, 26 डिग्री से 27 डिग्री, आइदर फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 1 डिग्री बोले तो 111 किलोमीटर। ये याद हो गया अनन्या? 111 डिग्री। Yes, sir. यहाँ आप याद कराते हैं हमारी, मैंने इस अर्थ के ऊपर इंडिया बनाया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारी जो इंडिया है ये कहाँ से पास ऑन हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। अरे याद हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अनन्या? Yes, sir. अब बच्चों मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहा है। मैं ग्रीन कलर से एक लाइन बना रहा हूँ, नजर आ रही है सबको? ग्रीन कलर की लाइन सामने, इंडिया। Yes, sir. मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ अनन्या। Indira Point. अरे पढ़ लिए क्या नीचे जो लिखा हुआ है? Yes, sir. अरे वाह, तो सारे सुन लो बच्चों, ये इंडिया का मेन लैंड है। अरे इंडिया का नक्शा सबको मालूम है। इंडिया में अरे इंडिया में ईस्ट साइड में देखो क्या है? अंडमान एंड निकोबार। अरे मालूम है नहीं मालूम? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। Yes, sir. और वेस्ट में क्या है? लक्षद्वीप। अरे मालूम है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। मेरा क्वेश्चन है दीपांशु, मेरा क्वेश्चन है इंडिया के मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है। याद हो गया? मेन लैंड, हमारी जो जमीन है इंडिया की, इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अरे जहां मैं पेन की टिप रख रहा हूं, ये ग्रीन कलर से एक सर्कल लगा रहा हूं, ये मैं बच्चे, ये सर्कल, ये क्या? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। लेकिन ये हिंदुस्तान का साउदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है। मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन हिंदुस्तान का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में आखिरी आइलैंड का आखिरी पॉइंट, जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। अरे क्लियर हो गया? इंदिरा पॉइंट नजर आ गया? मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया है। यस सर। तो इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर मैं नापू हिंदुस्तान की लैटिट्यूड्स, हिंदुस्तान, अरे ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री चल रहा है। इस 0 डिग्री से हिंदुस्तान का इंदिरा पॉइंट कौन से डिग्री पर है? मैंने लिख दिया 8 डिग्री नॉर्थ। और ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, हमारी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। अरे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। अनन्या याद हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया।
नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी इंडिया, अरे 8 डिग्री नॉर्थ से कितना है, 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाई करती है। अरे क्लियर हो गया, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। दीपांशु ये क्लियर हो गया? यस सर। तो ये याद करना है, इंडिया लाई बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ अप्रोक्सीमेट। पॉइंट में चल रहा है, मैंने पॉइंट हटा दिए हैं ताकि आप याद कर पाओ। ये क्लियर हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास ऑन होता है, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान में वातावरण कैसा होगा वो डिपेंड करता है इस एरिया में विंड की डायरेक्शन, सीजन्स बदलते हैं, वो सब अभी आगे चर्चा करूंगा। चलाऊं आगे? चले बच्चों आगे। अनन्या Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बच्चों। लॉन्गिट्यूड्स की बात बाद में करते हैं। एक बार ये मैप सामने विजिबल हो रहा है अनन्या? ये जो मैंने कलर्स कर रखे हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, Yes, sir. एक बार ये लाइंस दोबारा सुन लो। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। ट्रॉपिक ऑफ, अरे लिखा हुआ है सामने, Cancer. जिसको याद ना हो देखो मैंने लिख के दिया है, यहाँ सामने लिखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बात क्लियर हो गई है? अरे दीपांशु Yes, sir. अब इसमें Yes, देखो, sir. इसमें देखो डिवीजन कर रहा हूं। ये जो येलो एरिया मैंने बनाया है, येलो एरिया यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, यहाँ पर वेजिटेशन, टॉरिड जोन, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है, तो इसके अपने फीचर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, यहाँ के जंगल, यहाँ के पेड़ पौधे क्या टॉरिड जोन के फीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये क्लियर हो गया? टॉरिड जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये याद हो गया टॉरिड जोन क्या है? यस सर। अब देखो जो डिग्री। ब्लू कलर एरिया, ब्लू कलर 66.5 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ से ऊपर वाला एरिया, यहाँ भैया हमेशा 12 महीने बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास वाला इलाका, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ, बोलते जाओ जी, ट्रॉपिक ऑफ नहीं, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बाद का एरिया फ्रिजिड जोन कहलाता है। यहाँ परमानेंट बर्फ जमी रहती है और यहाँ के लोग बर्फ की हट बना के रहते हैं। और लोगों को क्या कहा जाता है, अगर बचपन की बात याद हो, एस्कीमो। अरे याद है, कभी सुना था बचपन में? Yes, sir. बर्फ में जो लोग रहते हैं, बर्फ की हट बनाते हैं, बर्फ की हट बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्कीमो। याद कर लो, क्वेश्चन है ये। फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड जोन। अरे ग्रीनलैंड का नाम याद होगा, नॉर्वे याद होगा, वो नॉर्वे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, नॉर्वे, ग्रीनलैंड। और ऐसे इलाकों पर सन जून जुलाई के महीने में रात के 12 बजे भी नजर आता है। एक तरफ चंदा मामा नजर आ रहा होता है और दूसरी तरफ सूरज चाचा। यहाँ कोई होराइजन ही नहीं है जहां पर आपको सूरज अस्त होता हुआ नजर आए। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, साल के कुछ महीने सूरज हमेशा नजर आता है, परमानेंट। इसीलिए नॉर्वे को कहा जाता है, कोई किसी को मालूम है? मिड नाइट ऑफ द सन, मिड नाइट ऑफ द सन नॉर्वे को कहा जाता है। अरे इतनी बात क्लियर हुई अनन्या? Yes, sir. अब ये यहाँ पर जो सर white, पूरा बर्फ में होते हुए भी इतना डेवलप कैसे है नॉर्वे? अरे कहाँ देखो, कुछ इलाकों को डेवलप कर दिया गया है बहुत ज्यादा पैसा लगा के, लेकिन वहां पर लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं है। वो तो लोगों के पास बहुत, ऐसा समझो कोई बच्चा कहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई को इतना डेवलप कैसे कर दिया है। भैया वहां की लाइफ ज्यादा मुश्किल है हिंदुस्तान की लाइफ से। पानी होता नहीं है, कुछ भी वहां है नहीं, बंजर जमीन है। वो लोग ब्लैक गोल्ड, अरे समझ गए दीपांशु, ब्लैक गोल्ड बेचकर इतना पैसा क्रिएट कर चुके हैं कि उस पैसे की ताकत से उन्होंने जन्नत बना ली है, पैसे की ताकत से। अदरवाइज वहां लाइफ बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही नॉर्वे को डेवलप करा है वहां की वेल्थ ने, वहां की वेल्थ ने। वहां इतनी ज्यादा सर्दी है, अब वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, उनके पास वेल्थ इतनी अच्छी है कि वो उससे अपनी लाइफ को मेंटेन कर लेते हैं। हिंदुस्तान वाले गरीब आदमी वहां पहुंच जाए, जिंदा दफन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा बच्चों? यस सर। तो यहाँ बच्चों व्हाइट एरिया, और जल्दी से डिस्कस करूँ, ये जो व्हाइट एरिया है इसको क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। तो अगली क्लास में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भैया। समय की लिमिटेशन, जो भी याद कराने के लिए कहा जाता है उसे